हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने क्लास 6 का हिस्ट्री। आज हमारा जो है 8वां चैप्टर, उसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसके पहले हम 7 चैप्टर तक कंप्लीट किए और क्लास 6 की जियोग्राफी हमने पूरी कर ली है। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 7th का देखेंगे और साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट करते चलेंगे और प्रीवियस ईयर भी। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, लोहे के औजार और खेती, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं पहले तो हम पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना ये लाइन टू लाइन क्वेश्चंस दे देते हैं। देखो, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। देखो, लोहे का प्रयोग जो है आज एक आम बात हो गया, हम लोग हर चीज़ में यूज़ करते हैं। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ये लाइन याद रखिएगा। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो आप मैसेज करिएगा, कॉमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया है व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज करिएगा। उसमें पूरा आपको नोट्स में लिखा हुआ है, लास्ट में आपके रिवीजन के लिए। बाकी आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब हुआ था? 3000 साल पहले। ये लाइन याद रखिएगा। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। देखो, चैप्टर 4 में हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण जो है मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। इसके बारे में हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? 5वें में। लोहे के फाल के इस्तेमाल में कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। पहले ये लोग क्या करते थे? लकड़ी का बनाते थे, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, मतलब कि लोहे का यूज करने लगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। मतलब देखो, अगर समृद्ध गांव बनाना है उसके लिए एक मुखिया तो होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग के गांव में प्रधान होते हैं। और राज्यों का बना रहना मतलब मुश्किल होता है अगर कोई इसको देखने वाला नहीं रहेगा। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुआ। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुआं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए। कृत्रिम जलाशय मतलब कि खुद से बोरिंग वगैरह करके बनाया गया, जैसे तालाब वगैरह की पानी वाली इकट्ठा करने के लिए, जैसे कृत्रिम में जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गया। देखो, अब इसमें क्या क्या आया, जैसे जो परिवर्तन आया था, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता थी। मतलब कि जो है ना कि अभी ये हो गया कि चलो कम नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पाद बढ़ाना था, और मतलब उनको इतना उत्पाद जैसे करवाना था, जैसे उपजाना था, ताकि वो कर दे सके। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्चा किया। देखो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ मैं उसको देखते रहिएगा। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखो, याद रखिएगा, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में जो थे 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में देखो, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाही को क्या कहते? जो साधारण हलवाही थे उनको उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को क्या कहते थे? लोग कैडिसियार कहते थे। और दास को ये लोग क्या कहते थे? अधिमई कहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान जो होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। मतलब जैसे अभी कोई प्रधान है, हम लोग उसको प्रधान ही बोलते हैं ना, लेकिन उस टाइम पे क्या बोलते थे? प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक क्या करते थे? बने रहते थे। जैसे कि राजा का बेटा राजा होता था, तो इस तरह से ये लोग बने रहते थे। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर में गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। देखो, ग्राम भोजक के पद पे कौन होता था? जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। साधारणतः क्या होता था? इनकी जमीन पे दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। मतलब प्रभावशाली का इन द सेंस है कि जैसे कि अब ये इन लोग के पास जमीन थी और सब इनके जमीन पे खेती वगैरह करते थे, ये सबसे इसलिए कर वगैरह यही वसूलते थे। या ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये क्या करते थे? न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी कार्य करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। देखो, जो ग्राम भोजक थे उनके अलावा भी जो अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। जिनको क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर जो थे छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी होती थी। मतलब ऐसे लोग भी आते थे जो बहुत ही मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, तो ये लोग दूसरों की जमीन पे खेती करते थे, खाते थे। इनको क्या बोलते थे? दास या कर्मकार बोलते थे।
अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार थे। मतलब अधिकांश गांव में देखो लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई और बुनकर जैसे लोग भी थे। देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है प्राचीनतम तमिल रचनाएं से। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब, देखो इनकी रचना कब हुई थी, करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, देखो मदुरई जो था, मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले को जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब आता है नगर क्या कहती, कहानियां और यात्रा विवरण और मूर्ति कलाएं, पुरातत्व। तुम जातकों के बारे में सुनाओ। देखो जातक जो थे उनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, इनका संकलन किया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिससे यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। मतलब कोई निर्धन आदमी, देखो कोई मेहनत करके फिर वो धनी तो बनेगा ही। अब जरूरी नहीं है कि मतलब कि अगर मान लो आपके पापा गरीब हैं और फिर मतलब आप गरीबी में पैदा हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीबी में मरते हो तो इसमें आपकी पूरी पूरी गलती है। आप मेहनत करके उसको कमा धमा सकते हो। प्राचीन नगर, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी हमें पता चलता है। देखो जैसे प्राचीन नगर के जो स्रोत जीवन थे उनके बारे में हमको अन्य स्रोतों से भी पता चला है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से मतलब कि बनाते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभे या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। मतलब कि ऐसी जगह सजाया जाता था जहाँ पे लोग जो थे वो आते थे। देखो अध्याय 5 में वर्ड है। देखो चैप्टर जो हमारा 5 था, हम बहुत सारे शहरों के बारे में उसमें पढ़े हैं, महाजनपदों के बारे में पढ़े, उनकी राजधानियों के बारे में पढ़े हैं। जैसा कि तुमने पढ़ा है इनके बारे में, कुछ शहर में परकोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। जैसे ये ऊपर का चित्र देख रहे हैं ना आपको, कुछ शहर जो थे वो परकोटों से जो था वो घिरे हुए थे। और बहुत से अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप जो थे लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंट या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। ये जो वलय कूप थे, भविष्य में पूरा तात्विद इनकी खोज कर सकते हैं। देखो और भविष्य में मतलब इनके साक्ष्य जो है मिल सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविक तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। देखो मतलब एक अज्ञात यूनानी नाविक है जिनके बारे में हमें मतलब पता चला है। जिन देखो जिन पत्तनों पर वह गया, जो ये अज्ञात नाविक था ना, जिन मतलब पत्तनों पर गया, वो उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भी हम देखेंगे। उसमें क्या था, भरूच को ढूंढना। अब इसके द्वारा दिए गए मतलब वर्णन को पढ़ो। देखो सिक्के के बारे में उसने क्या लिखा था। सिक्के के बारे में, आहत सिक्का, पहली बात तो आप जान लीजिए, आहत सिक्का सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोले होते थे। ये धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पे कुछ लिखा मतलब कि इन सिक्कों पे क्या होता था ना, कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह, ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाएंगे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं, जो यह आहत सिक्का था। देखो किस तरह के सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। आहत सिक्के अभी हमने देखा था। पुरातत्वविद को इस युग के 1000 सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले थे। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृति को आहत कर बनाए जाने के कारण इनको क्या कहा जाता था, आहत सिक्का। ये सिक्का आप दे सकते हैं। कुछ ये लोहे के हो सकते हैं या चांदी के और सोने के भी हो सकते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, इसको देखते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो था अपनी नगरीय सभ्यता के लिए, नाली वगैरह के लिए, घर के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए, ईंटों के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह से नगर जो थे मतलब अपने बहुत सारे कारणों से फेमस हो जाते हैं। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक देखो इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम की पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ये किसकी बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा मथुरा से क्वेश्चंस आता है। क्या था यहाँ पे, यह जो था ना यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें देखो इनमें से क्या था, एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा जो था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इन शहर के जो चारों मतलब की तरफ था, जैसे मान लो ये शहर हो गया, इसके चारों तरफ जो था वो किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा देखो अभी भी फेमस है क्योंकि बहुत मंदिर है। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों
के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो था ना बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दूसरी राजधानी इनकी कौन सी थी? ये मथुरा थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, जो आगे हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देखो मथुरा में ना प्रस्तर खंडों में और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले, मतलब अनेक जो अभिलेख मिले मूर्तियों पे भी लिखे गए हैं और खंडों पे भी लिखे गए हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब जैसे अब देखो गाँव में मेरे मंदिर है तो उसमें लिखा है कि कौन बनवाया, किसने क्या दान दिया, तो उसी तरह पे अभिलेखों में इनके बारे में ही लिखा गया है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार और बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। इन लोगों ने मतलब क्या क्या हेल्प की थी। अब हम देखते हैं ये शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर जो है वो बर्तन मिले हुए हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। जिनको क्या बोलते हैं? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बच पाए होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो शिल्प थे उसके अवशेष नहीं बच पाए हैं। विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। याद रखिएगा, शिल्प तथा शिल्पकार के लिए कौन फेमस था? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई जो थे बहुत प्रसिद्ध थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। यहाँ पे क्या होता था? स्त्री और पुरुष दोनों लोग जो थे वो काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी का कहते थे। जो अनेक शिल्पकार थे और व्यापारी थे अपना मतलब ग्रुप एक तरह का बनाने लगे थे, उसको क्या कहा गया है? श्रेणी कहा गया है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। देखो शिल्पकार जो थे उनका काम, उनकी जो श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना और कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, और जबकि जो व्यापारियों का श्रेणी था उनका काम क्या था? व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। इनके बारे में भी देख लीजिए। उत्तरे काले चमके पात्र। देखो ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भुट्टों पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जो भट्टा जो वो होता है उस पर रखते हैं, इसे जलाते वगैरह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी मतलब चमक प्रदान करती थी, जैसे शीशे जैसा चमक रहा हो। अब हम देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु से भी बहुत क्वेश्चन आता है। अरिकामेडु को ढूंढना है मतलब मैप में। देखो पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी के बारे में भी हम पढ़ते हैं। लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। मतलब ऐसा माना जाता हो सकता है ये गोदाम रहा हो। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले, और यहाँ पे क्या है ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। देखो यहाँ पे ऐसे मुहर भी मिले हैं और बर्तन भी मिले जिसपे एरेटाइन मुहर लगा हुआ है और बहुत चमकदार भी थे। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। और इनको क्यों मतलब एरेटाइन नाम दिया गया है? क्योंकि ये इटली के शहर के नाम पे दिया गया है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। और कुछ जो थे कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु ये वहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं।
अब हम अन्यत्र के बारे में देखते हैं, जो रोम के बारे में भी हमने देखा है पढ़ने के लिए। यहाँ पे रोम को ढूंढना है। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक, इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। देखो रोम क्या है, इटली की कैपिटल, और इटली के बारे में तो आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देख ही लिए होंगे। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस जो थे, इन्हें करीब 2000 साल पहले शासन किया था। कौन थे? ऑगस्टस थे। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। जो उसने कहा कि रोम जो था ईंटों का शहर था, लेकिन फिर मैंने उसको संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी, जहाँ लोग क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानागार, उसने क्या किया था, स्नानागार भी बनवाया था, जहाँ स्त्री तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े 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 जलवाही सेतु मतलब एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागार, फव्वारे तथा गुसलखाना जो था, पानी लाया जाता था इन सब के लिए। तो हमारे ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर चैप्टर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नोट्स लेना होगा तो ज़रूर से बताइएगा। नोट्स पे मैंने पूरा लाइन टू लाइन लिख दिया है। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।